राम राम सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एचएसएससी सीईटी 2025 के लिए तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों अब बहुत कम समय बचा हुआ है तो जी जान लगा दीजिए अपनी तैयारी को, और जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन है आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि एचएसएससी सीईटी में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। ये मत सोचना कि सीईटी तो पास हो ही जाएगा, नहीं, इसमें बहुत अच्छा स्कोर आपको करना है, तभी आप कंपटीशन को बीट कर पाओ। ठीक है जी। और आज मैं आपके लिए मैथ के ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो एचएसएससी एग्जाम में पूछती है, चाहे पेपर हार्ड बने, चाहे पेपर इजी बने, या किसी भी प्रकार का आपका पेपर बनाया जाए, जो आज मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूं ये आपके एग्जाम्स में आने ही वाले हैं। तो आज वाली क्लास को बहुत आराम से देखना, बहुत प्यार से देखना और सोल्व करते हुए चलेंगे। क्वेश्चंस के छक्के छुड़ाने हैं यहां पर भी और एग्जाम देने जाओगे तब भी। बस ज्यादा दिन नहीं, अब 26 तारीख को, ठीक है, 26 जुलाई को अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो ये मत सोचना कि एग्जाम पोस्टपोन वगैरह कुछ हो जाएगा। आप ये बिना सोचे पढ़ते रहो और जो न्यूज आती रहती है उनको छोड़ो जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आता। ठीक है जी। चलो बात करते हैं हम क्या है कि जब एक कलम को 5 रुपए में बेचा जाता है तो 2 रुपए का लाभ होता है। जब उसी कलम को 10 रुपए में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा, ये अपने को बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, और स्टूडेंट इसको मैक्सिमम गलत कर देते हैं। ऐसे आपने भी निकाला होगा कि भाई जब 5 रुपए में बेचा जाता है तो 2 रुपए का लाभ होता है, 10 रुपए में बेचेगा तो 4 रुपए का लाभ हो जाएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया और पहला ऑप्शन देखो 4 रुपए ही दिया हुआ है तो स्टूडेंट भाग के टिक कर देते हैं कि 5 पे 2 का हो रहा है तो 10 पे क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। और 90% स्टूडेंट एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आएगा ना तो ऐसे ही करके आएंगे। लेकिन क्या है उसको ध्यान से समझो कि 5 रुपए में बेचा जाता है, इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना है, 5 रुपए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। उसका प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, हमें 2 रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी लाभ कितने रुपए का दिया हुआ है, 2 रुपए का। तो हमें सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना होगा। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस कर दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 5 माइनस 2 कर देंगे तो 3 रुपए क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। जब क्रय मूल्य 3 रुपए है और आप बोल रहा है कि 10 रुपए में बेचा जाए तो कितने का लाभ होगा, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य माइनस में हम क्रय मूल्य करेंगे तभी तो हमारा लाभ आएगा। विक्रय मूल्य है 10 रुपए, क्रय मूल्य है 3 रुपए, तो लाभ कितने का होगा, 7 रुपए का लाभ होने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ना कि 1। 7 रुपए का लाभ होगा, ना कि 4 का। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस जो आपको बहुत इजी लगते हैं उनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। इसलिए सबसे इजी लगने वाला क्वेश्चंस पहले दिखाया है कि ऐसी गलतियां एग्जाम में होती हैं, तो आपको ऐसी गलतियां एग्जाम में नहीं करनी। आज वाले में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जो एग्जाम में स्टूडेंट से गलतियां होती हैं, ठीक है, वो आपको नहीं करना, क्योंकि एचएसएससी में ऐसा ही है कि मैथ के क्वेश्चंस वैसे तो कम आते हैं और फिर भी उनमें 1-2 गलतियों से कर दोगे, 1-2 एग्जाम के प्रेशर से गलत कर दोगे, फिर बचेगा ही क्या, फिर हमारी शान क्या रहेगी भाई। हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हमारा क्या होगा, ठीक है, हम तो आपके भरोसा ही जी रहे हैं कि आप अच्छा स्कोर करोगे एचएसएससी सीईटी में, तभी आप सिलेक्शन लोगे आगे के प्रोसेस के लिए। आगे अपने जो भाई बहन है उनको बताओगे कि हाँ सीईटी में हमने यहां से मैथ पढ़ा था, यहां से हमने रीजनिंग पढ़ी थी, उसी में से एग्जाम में आया है और बहुत कम क्लासेस में बहुत अच्छा कराया है, बिना बकवास की बातें किए हुए। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। आज के समय में क्या है, बकवास बातें ज्यादा चलती हैं, काम की बातें कम चलती हैं। क्वेश्चंस देखो, बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एक आयत एबीसीडी में AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर है, तो उस आयत में खींची गई सबसे बड़ी सरल रेखा की लंबाई क्या होगी। देखो ये हमने एक आयत बना दिया है, ये हमने आयत बना दिया है और आयत में क्या बोला है, ABCD है, ABCD, ये इसकी क्या हो जाएंगे, भुजाएं हो जाएंगे। AB का मान कितना दिया हुआ है, जो AB है उसका मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। उसके अलावा BC का मान दिया हुआ है, इसका मान हमें दिया गया है और वो कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। और आयत में खींची गई सबसे बड़ी सरल रेखा, तो सबसे बड़ी सरल रेखा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा ये वाला।
तो हमें अब बताना है कि सरल रेखा की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई है वो क्या होने वाली। जब आयत में इसकी 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है, उस वाले फॉर्मूले से लगा दो। या आपको जब आपको पता है कि आधार आपको पता है, ठीक है, इसको हमने आधार मान लिया कि ये आधार है, ये हमारा लंब है और ये कर्ण है, तो हम कर्ण निकालते हैं, उससे भी आप निकाल सकते हो, जो भी आपका दिल करे आराम से निकाल दो। कुछ नहीं करना, आपको करना है रूट में, ठीक है, रूट में हमें करना है कि ए बी का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर कीजिए। ए बी का स्क्वायर कितना है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं डायरेक्ट, क्योंकि ए बी 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस में BC कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और ये 16 और 9 क्या हो जाएगा, रूट 25, और रूट 25 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें जो बताना था वो हमारा आ चुका है, तो 5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, और आपको ये इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, अगर थोड़ा सा मेहनत करते हो, थोड़ी सी अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आपको पता है क्या होगा कि इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर और उसका रूट करना है, तो 4 चौके 16 और 9 25, 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है, तो डायरेक्ट 5 लगा दो, पेन भी लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, तो बड़े आराम से आपको करना है, और जो आपके एडवांस मैथ वाले हैं ना, उनके तो आपको क्या कर लेना है, फॉर्मूला याद कर लो बस। फॉर्मूला अगर आपने याद कर रखे हैं, रट रखे हैं, तो उन्हीं से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हार्ड वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते ही नहीं हैं, जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं ना, वो आपके एग्जाम्स में नहीं आते, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आपके एग्जाम में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक वर्ग की परिधि 44 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। मैं एक बात बता रहा हूं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि आज वाली क्लास में मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे। ठीक है भाई, इनकी 44 की जगह पे 54 दे सकता है और कुछ बदल के लिख सकता है, लेकिन क्वेश्चंस का तरीका है वो ऐसा ही रहने वाला है, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है जी, और वो तो आप एग्जाम दे के आओगे, और अपना तो एग्जाम ऑफलाइन होता है, हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, तब मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलो अब क्या बताना है कि वर्ग की परिधि दी गई है। वर्ग की परिधि मतलब 2 पाई r हमें दिया गया है, और इसका मान कितना दिया गया है, 44। तो पहले r का मान निकालेंगे, तो r का मान निकालेंगे तो r इधर रख लेंगे, बाकी उधर चला जाएगा, तो 44 बाकी बटे में चला जाएगा, 2 गुना में पाई का मान कितना, 22, और गुना में 7, क्योंकि 22 बटे 7 होता है, तो 22 नीचे रह गया, 7 ऊपर चला गया, बटे के बटे में होता है वो ऊपर चला जाता है। 44 से 44 कैंसिल हो गया, r का मान कितना आ गया, हमारे पास 7 आ गया। r का मतलब रेडियस, त्रिज्या कितनी आ गई अपनी, 7 आ गई है। अब हमें निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है हमारा पाई r स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया ना कि फॉर्मूला याद है तो आराम से कर लोगे, पाई r स्क्वायर होता है, परिधि 2 पाई r होती है, तो पाई का मान कितना, 22 बटे 7, गुना में r का मान कितना, 7 गुना 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, और 22 गुना 7 कितना हो जाएगा, 154। 154 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसलिए इसको याद सा रख लेना भाई। ठीक है, परिधि निकालोगे तो 2 पाई r होता है, परिधि परिमाप जो भी लिख के दे आपको, 2 पाई r होता है, और पाई r स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। बस पहले r का मान निकलेगा और फिर पाई r स्क्वायर में रख दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। रेलगाड़ी से क्वेश्चन आएगा, तो अगर ये आप कर लेते हो तो फिर आप सीख जाओगे। वैसे मैं रेलगाड़ी आपको सिखा ही चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा, देखो आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट जुड़ते हैं हर वीडियो के साथ में, तो अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, अपनी मैथ की प्लेलिस्ट है, उसमें हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, तो आप उस टॉपिक को देख लिया करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, चलो, 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई है 99 मीटर और 121 मीटर, तो एक कितनी है, 99 मीटर की है, दूसरी है 121 मीटर की है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये किस स्पीड से आ रही है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है कि एक दूसरे की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा की बात हो रही है, विपरीत दिशा में क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है।
तो विपरीत दिशा से आ रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इस बात को याद रखना, अगर एक ही दिशा में जा रही हो, जैसे चाहे इधर जा रही हो या इधर ही जा रही हो, एक ही दिशा में जा रही हैं तो स्पीड जो होगी, चाल जो होगी, उसको हमें माइनस करना है। और अगर विपरीत दिशा में जा रही हो, दूसरी दिशा में जा रही हो, तो क्या करना होगा, चाल को हमें प्लस करना होगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। आगे देखो, जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो उसके बाद एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, ये अपने को बताना है। एक दूसरे को पार करने में इसकी लंबाई प्लस में इसकी लंबाई दोनों को पार करना होगा। तो समय हमें निकालना है। जब भी हमें समय निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, दोनों को जोड़ो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से 100 हो गया, 220 हो जाएगा। और ये मीटर में है और ये है किलोमीटर में, तो 72 है, 72 किलोमीटर है। इसको मीटर पर सेकंड में बनाना है तो कैसे बनाओगे, 5/18 से गुना कर दो, 5 और 18 ऊपर चला जाएगा। आप यहां पर भी कर सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, यहां पर कैलकुलेशन करोगे फिर यहां पर करोगे, डायरेक्ट यहीं पे लिख दो, ठीक है। 18 चौके 72, ठीक है। और 20 से काटोगे तो कितने पे कट जाएगा, 11 पे। तो कितना समय लगेगा, 11 सेकंड का है वो समय लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इससे जो जो सीखना होता है आप आराम से सीख सकते हो, ठीक है। ये आपके एग्जाम्स के लेवल का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अजीत ने एक वस्तु को 4,510 रुपए में बेचा, उसे 45% की हानि हुई। उस वस्तु पर 45% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए था, यह अपने को बताना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, फिर इसको आप आराम से कर सकते हो। कैसे, वस्तु को कितने में बेचा, 4,510 में बेचा है, और उसे हानि कितने की हुई है, 45% की हानि हुई है। कोई भी वस्तु होती है अपने आप में 100% होती है, अगर हानि में बेचा जा रहा है उसको 45% हानि पर, तो इसका मतलब उसको कितने में बेचा गया है, 55% में बेचा गया। हानि होगी तो हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस करके लिखेंगे, और अगर लाभ होगा तो 100 में से प्लस करके लिखना है, ठीक है। क्योंकि हानि का मतलब क्या है कि भाई 100% थी, उसमें से इतना कम करके इतने में बेचा है। लाभ का मतलब क्या है कि उतना बढ़ा के बेचा है तभी तो लाभ हुआ है, तो इसलिए तो लाभ को हमेशा जोड़ेंगे, हानि को माइनस करेंगे। अब 55% में बेचा है उसके मूल्य का, और मूल्य हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब 55% का मान हमें दिया हुआ है कितना, 4,510 रुपए दिया गया है। 1% का मान निकालेंगे तो बटे में 55 हो जाएगा, लेकिन मान किसका निकालना है, 45% लाभ अर्जित करना है। तो अभी लाभ के लिए मैंने बताया 100 में से जोड़ के लिखेंगे, तो 100% क्या हो गया, मूल्य हो गया, प्लस में 45% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो कितने में बेचना होगा, 145% में बेचना होगा। तो क्या होगा, 145% का। वो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मैं आपको सिखा रहा हूं, बस आप डायरेक्ट लिखो 55 बराबर इतना और 45 बराबर आराम से कर दो, बस गुना में क्या कर दो, यहां पर 45 लिख दो। काट लो जितने से कट रहा है। 5 से काटेंगे तो ये 11 पे गया, 5 से काटेंगे तो ये 9 पे गया, ठीक है। क्या 11 से कट रहा है, बिल्कुल कट जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 चौके 44, 11 कम 11 4। अब इन दोनों का गुना कर दो और आपका मान है वो आराम से निकल के आ जाएगा। सॉरी 45 हमने गलत लिख दिया है, 145 है ना, 145 है ये। तो ये 5 से तो ये कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 नीम 45, ठीक है। हाँ 5 दूनी 10, 5 नीम 45, ये मिस्टेक हो गई थी। अब 11 से तो इसको काटेंगे, अभी कट गया था, 11 चौके 44, 11 कम 11 410। इन दोनों का गुना करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या करना है, 410 गुना में 29 करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। भाई लास्ट में 0 होगी, 9 होगा, तो 0 और 9 ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, इन दोनों में से होगा, ठीक है। ये तो 1000 ही लिखा हुआ है तो 1000 तो होगा नहीं, ठीक है। यहां पर 11,000 है भाई, क्या है, 11,000 है, ठीक है, ये 11,000 है। तो आप गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, यही आपका आने वाला है। इधर कर लो 41 और 29 का कर लो आप, 9 36 और कितना हो जाएगा, 2 और 8, तो 9 8 और 11, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 11,890 हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया।
तो ये 145 लिखना था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इससे बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। आपके एग्जाम्स में इसको कई तरीके से पूछा जाता है, लेकिन इससे आप सब कुछ सीख जाओगे। क्या है, 4x बराबर 7y है, 2y बराबर 3z है, तो x अनुपात z क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले x y z का मान हमें निकालना होगा। तो यहां से 4x बराबर 7y है, 4x बराबर 7y हमें दिया गया है, तो x बटे y हम लिखेंगे तो 7 तो उधर ही है, 4 बटे में चला जाएगा, यानी x और y का मान यहां से 7 और 4 आ चुका है। इधर से देखो 2y बराबर कितना है, 3z है हमारा, y बटे z लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बटे 2 आ जाएगा। y का मान यहां पर 4, यहां पर 3, सेम नहीं आया। अगर सेम आया होता तो x y z का मान डायरेक्ट लिख देते, लेकिन यहां पर सेम नहीं आया, तो अनुपात वाला वो तरीका अपने को अपनाना होगा। कौन सा, कि x अनुपात y अनुपात z का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले x y है तो 7 4 लिखेंगे, फिर y z है तो 3 2 लिखेंगे, 3 अनुपात 2। अब कीजिए, जिसके नजदीक कुछ नहीं है, नीचे खाली है तो नीचे लिख दो, ऊपर खाली है तो ऊपर वाला 7 वाला लिख दो, गुना कर दो, कितना आ गया, 21 12 और कितना हो गया, 8 आ गया। 21 12 और 8 किसका हमसे पूछा है, x और z का, तो x है 21 अनुपात में, z कितना है, 8 है, तो 21 और 8 आपका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपसे ये भी पूछता है तो ये भी आपको निकालना बोले तो ये निकाल सकते हो, और ऐसे वाला आए तो आप ऐसे निकाल सकते हो। और यहां पर आपने एक बात ये भी सीखी है कि यहां पर जो बटे में लिखा हुआ होता है, इसका मतलब वो क्या होता है, अनुपात होता है। और ऐसे सोल्व करना है और x y का मान निकालना है, तो x और y को बटे में लिखेंगे, इधर वाला सेम रहेगा, ये इधर नीचे चले जाएगा, तो x और y का सिर्फ इतना ही हो ना, और x y का मान पूछे तो 7 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें आपने यहां से सीखी हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, आयुष अपने वेतन में 10% की वृद्धि प्राप्त करने के बाद 33,000 रुपए प्राप्त करता है, तो उसका मूल वेतन क्या होगा। अभी जो हमने सीखा था कॉन्सेप्ट इससे पिछले वाले में, वही हमें यहां पर यूज करना है और आराम से इस बहुत प्यारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको करना है। 10% की वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब पहले क्या थी, 100% थी, अब 10% की वृद्धि हो गई, वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी यानी जोड़, तो कितना हो जाएगा, 110% हो गई है, और 110% का मान भी दिया हुआ है 33,000, तो यानी अब 110% है, ये किसके बराबर है, 33,000 के बराबर। एक का मान निकालोगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 110। मान किसका निकालना है, उसका मूल वेतन क्या था, तो मूल वेतन क्या है, 100%, तो इसका मतलब हमें 100% का मान निकालना है, तो गुना में हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 से काटो, 11 3 33, 3,000 और 3,000 को 10 से गुना कर दो, 30,000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आराम से आपको करना है, कोई मिस्टेक आपसे नहीं होगी। ये वाला क्वेश्चन तो देखिए, कभी चीनी के मूल्य को बढ़ा दिया जाएगा, कभी दूध के मूल्य को बढ़ा दिया जाएगा, कभी आटे के मूल्य को बढ़ा दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछता ही है कि यदि दूध का मूल्य 20% घटा दिया जाए तो दूध की खपत कितनी बढ़ाई जाए कि दूध पर किया जाने वाला जो व्यय है, खर्च है, वो समान रहे। यहां पर घटाने की बात कर रहा है, कभी कभी आपको बढ़ाने के बारे में भी बोलेगा, तो कैसे जो भी बोले वो कर देंगे। अब क्या है, दूध का मूल्य में 20% घटाया जा रहा है, इसका मतलब पहले कितना था, 100 था, अब 20 घटा दिया, कितना हो गया, 80 हो गया, लेकिन क्या बोला है, खर्चा उतना ही करना है, तो यानी 100 रुपए का ही हमें खर्चा करना है। तो हमें कितना बढ़ाना होगा, तो भाई 80 से हमें 100 करना है, मतलब 20 बढ़ाना होगा। प्रतिशत में पूछा है तो 20 बढ़ाना है किससे, 80 से, तो 20/80 गुना में 100, 20 चौके 80, 4 से काटा 25 पे, तो 25% की क्या करनी होगी, हमें बढ़ोतरी करनी होगी। क्या बात सभी को समझ में आ गई कि भाई 100 से क्या हुआ, 80 हो गया, लेकिन बोला खर्चा कम नहीं करना, जितना 100 हम पहले खर्च कर रहे थे अब भी उतना ही करना है, तो 100 का 100 ही खर्च करना है, तो हमें अब बढ़ाना है कि हमसे ये पूछा है ना, खपत कितनी बढ़ाई जाए, कितनी बढ़ानी है, तो 80 से 100 करनी है, मतलब 20 बढ़ानी है। प्रतिशत में पूछा है तो 20 इससे बढ़ेगी, क्योंकि अभी कितनी है खपत, ये है,
तो इसी से तो बढ़ेगी, तो बस आराम से कर दो 25%। चलो, जो वर्तमान वाला होता है ना उसी से बढ़ेगी या कम होगी, जो भी करना होगा आपको करना है। चलो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लग रहा होगा आसान है, बिल्कुल आसान है, सही लग रहा है आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सोल्व करते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। एक वस्तु क्रय मूल्य के 40% लाभ पर बेची जाती है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप सभी इसका आंसर कीजिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को रोकिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं कि आपका गलत आता है या सही आता है। चलो, क्रय मूल्य के 40% लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब जो क्रय मूल्य है वो क्या है भाई, 100% है, और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, क्योंकि भाई 100 की वस्तु को 40% के लाभ पे बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 140। लाभ है तभी तो ज्यादा होगा, हानि होती तो कम कर देते, तो 100 में से जोड़ के लिख दिया। अब काट दो, काटेंगे तो कितने पे, 20 से कट जाएगा, 20 पंजे 100 और 20 साते 140। अनुपात में पूछा है 5:7, है ना। आपने टिक लगा दिया ऑप्शन नंबर 1, है ना। गलत है, गलत है बिल्कुल, क्योंकि मैंने बोला कि अपनी आंखें और दिमाग दोनों खुला रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ऐसी गलती करवाता है। ये आपने जो किया वो बिल्कुल सही है। क्रय मूल्य हमारा 100 था, विक्रय मूल्य हमारा 140 था, क्रय मूल्य का अनुपात 5 आ गया, विक्रय मूल्य का अनुपात 7 आ गया। लेकिन लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ो, मैथ में लास्ट लाइन को भी अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का, तो पहले विक्रय मूल्य का लिखना है, बाद में क्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य कितना है, 7 है, और क्रय मूल्य कितना है, 5 है। तो 7:5 लिखोगे, 5:7 नहीं लिखोगे, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि लास्ट लाइन में हमसे क्रय मूल्य का नहीं पूछा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का नहीं पूछा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। तो पहले विक्रय मूल्य लिखा है तो अनुपात पहले विक्रय मूल्य का लिखेंगे, और विक्रय मूल्य का कितना आया है हमारा, 7। तो एग्जामिनर आपसे ऐसी गलती करवाता है और पहले ऑप्शन में गलत वाला ही देता है। तो आपको तो लगता है कि 5:7 आ गया, टिक कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम में वैसे ही प्रेशर होता है कि कम समय है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। मैंने आपको बताया ना कि क्या क्या गलती आपसे करवाता है, इन गलतियों को आपको ध्यान रखना है। लास्ट वाली लाइन मैथ में, मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व करते समय आपको बड़े ध्यान से देखनी है, वहीं आपकी पूरी मेहनत खराब कर जाएगी। आपने सीखा भी है, समझ भी रखा है, आपको आता भी, आपने सोल्व भी किया है, फिर भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यही होता है, बोलते हैं ना एग्जाम का प्रेशर होता है। प्रेशर नहीं होता उस समय, बस आप सब कुछ नहीं पढ़ रहे होते, तो आपको सब कुछ पढ़ना है, लास्ट वाली लाइन भी पढ़नी है, ताकि गलती, क्योंकि एक क्वेश्चन तो ऐसा आता ही आता है। चलो, 35 लड़कियों के औसत अंक इतने हैं, तो 35 लड़कियां हैं, उनके औसत अंक 80 हैं, तो लिख लेते हैं। आगे है 25 लड़कों के औसत अंक 68 है, तो 25 लड़कों के कितने दिए गए हैं, 68 दिए गए हैं। तो लड़के और लड़कियों का सम्मिलित अंक क्या होगा, तो ये अपने को बताना है। भाई इनका गुना करो, इनका गुना करो, दोनों को जोड़ो और इनको जोड़कर, यानी कि आपको 60 से डिवाइड करना है, और आंसर आप सभी को कमेंट करना है। मैंने तरीका समझा दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे करवाने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, हमारे कमेंट्स भी बढ़ेंगे, मैं भी देखूंगा कि आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है जी, तो सभी को क्या करना है, कमेंट करके इसका आंसर देना है। मैंने तरीका बता दिया है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और वीडियो को रोकना है, ऐसा नहीं कि ठीक है चलो चलते हैं बाद में, नहीं, वीडियो को रोको और खुद करो। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी है और फिर आंसर आपको कमेंट में बताना है। आगे देखते हैं क्या है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, तो लेस आपको दिया हुआ है, यानी एलसीएम आपको दिया हुआ है, एलसीएम 36 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक है, मैथ से आपको बताना है क्या होगा, बताओ। दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया गया है, हमें एलसीएम दिया गया है और हमें एचसीएफ पूछा है, बताओ क्या होगा। एक फॉर्मूला मैंने आपको एलसीएम वाली क्लास में करवाया था, जिन्होंने एलसीएम वाली क्लास नहीं देखी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, एलसीएम गुना में एचसीएफ। यहां पर क्या दिया हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें दे दिया गया है 216 है,
उसके बाद एलसीएम भी दे दिया गया है 36 है, और एचसीएफ का मान हमसे पूछा है। इन चारों में से 3 का मान दिया हुआ होता है, चौथे का ही आपसे पूछता है। कभी एचसीएफ पूछेगा, कभी एलसीएम पूछेगा, कभी पहली संख्या पूछेगा, कभी दूसरी संख्या पूछेगा। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा, तो 216 बटे 36 और बराबर में क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। कितने से कट रहा है ये? 6 से कट जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा कि एचसीएफ कितना होगा 6 होगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो आज वाली क्लास कैसी लगी सभी स्टूडेंट हैं वो कमेंट करके बताएंगे, और कल आपके रीजनिंग के टॉप 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, वहीं से आपके ऑलमोस्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो कल जो रीजनिंग की क्लास आएगी टॉप 50 वाली, उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और आपका रीजनिंग वहीं से आने वाला है, तो उस क्लास को देखना मत भूलना, सभी स्टूडेंट को उसको देखना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, रीजनिंग आपकी वहीं से आने वाली है। ठीक है, क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बता देना। और जो नए स्टूडेंट हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कल वाली क्लास और आगे आने वाली हर क्लास आपको मिल सके। अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधु मित्र मित्रानी सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।